अब देखो, आज हमें शुरू करना है कंपनी अकाउंट, शेयर्स की स्टडी करनी है। हमारा जो मेन चैप्टर आज का वो शेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे खासे मार्क्स कवर करता है। ठीक है, मैं तुमसे बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोर्शन से एक क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन 8 नंबर का शेयर्स आना तय है और एक छोटा क्वेश्चन आता है 4 या 3 मार्क्स का, और फिर 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी अच्छे मार्क्स कैरी कर रहा है ये चैप्टर। अप्रॉक्सीमेटली 15 मार्क्स से कैरी कर रहा है ना। 15 नहीं तो 13 में कहीं कोई दाग नहीं है। ठीक है, 15 to 13 मार्क्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर इस पॉइंट से बन जाता है। अब शेयर्स की बात करें तो शेयर्स कहाँ पे राइज करते हैं, इन केस ऑफ कंपनी। तो जरा ध्यान से मेरे को सुनना है ना। अगर हम बहुत पुराने टाइम पे चल जाएं तो देयर इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सबसे जो ट्रेडिशनल फॉर्म बिजनेस था, द एंशिएंट फॉर्म बिजनेस, वो क्या था हमारा, वो हमारा था सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। सोल ट्रेड बिजनेस बोलते थे। जहाँ पे क्या होता था, जहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल होता था जो क्या करता था, जो बिजनेस में कैपिटल लगाता था और बिजनेस के जो भी रिजल्ट होते थे उनके लिए सॉलिडली रिस्पॉन्सिबल होता था। मतलब अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो द एंटायर प्रॉफिट बिलोंग्स टू दिस ओनर, बिजनेस को लॉस हुआ तो द लॉस विल बिलोंग्स टू दिस ओनर ओनली, है ना। तो ये सोल ट्रेड था जो सबसे ट्रेडिशनल, कई बार मे भी तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तुम्हारे BHU एंट्रेंस से पूछा जा सकता है कि विच इज द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस और द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। हम इसको सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं और कई बार इसको सोल ट्रेड बिजनेस भी बोल देते हैं। ठीक है, विच इज बीइंग मैनेज बाय द सिंगल इंडिविजुअल, ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, अब ऐसा बिजनेस था जो इसके रहते ही रहते बिजनेस कंटिन्यू होता। अगर ये ओनर ना रहता तो बिजनेस क्या हो जाता, वाइंड अप हो जाता। धीरे धीरे थोड़ा समय चेंज होता गया, है ना। और समय के चेंज होने के साथ साथ क्या हुआ सर, बिजनेस का जो स्केल ऑफ ऑपरेशन था वो बढ़ गया, बिजनेस की जो फंड की रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ गई, एंड एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंड, पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस। अभी तुम पार्टनरशिप पढ़ के आ रहे हो, है ना। तो बिजनेस का साइज बढ़ने की वजह से, ठीक है, बिजनेस के स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ने की वजह से, बिजनेस पे फंड की रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से क्या एग्जिस्टेंस में आया, पार्टनरशिप। अब कोई अकेला बंदा नहीं सर, ये बिजनेस, ये फॉर्म ऑफ बिजनेस तो आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और फॉर्म ऑफ आ गया क्या, जहाँ पे एक से ज़्यादा ओनर थे। तो जानते हो कितने ओनर, एक से ज़्यादा ओनर लिमिट है वहाँ पे। ठीक है, तो एक से ज़्यादा ओनर थे अप टू द एक्सटेंट ऑफ 50, है ना। 50 ओनर हो सकते थे जो क्या करते थे, जो सब मिलके एक साथ बिजनेस में फंड लगाते थे, जिसको क्या कहते थे, कैपिटल कहते थे। ठीक है, और कैपिटल लगाने के बाद जो भी बिजनेस का रिजल्ट होता था वो आपस में लोग क्या करते थे, शेयर कर लेते हैं। प्रॉफिट भी हो सकता था और लॉस भी हो सकता था, जो भी रिजल्ट होता था। तो अब देखो, अगर मैं तुमसे बात करूँ सोल ट्रेड बिजनेस की, तो यहाँ पे अकेले आदमी ने पैसा लगाया, बिजनेस को मैनेज और कंट्रोल यही अकेला कर रहा था और बिजनेस के पूरे पूरे रिजल्ट को अकेले यही प्राप्त कर रहा था। सेम इज द केस विद द पार्टनरशिप ऑल्सो। पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोगों ने पैसा लगाया, 50 लोग लगा सकते हैं, और 50 लोग को तो मैं कह रहा हूँ स्टेट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर सकते हैं 100 तक। मतलब अगर तुमसे आज के डेट में पूछा जाए ना व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, तो आप कहोगे मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, एंड 50 दिस लिमिट कैन बी एक्सटेंडेड टू द एक्सटेंट ऑफ 100। हम ये 50 की लिमिट को क्या कर सकते हैं, हम ये 50 की लिमिट को 100 तक बढ़ा सकते हैं। यस, है ना। तो अब पार्टनरशिप के केस में सर यही लोग पैसा लगा रहे थे जिनको हम पार्टनर्स बोलते थे। ठीक है, बिजनेस को मैनेज भी यही करते थे, कंट्रोल भी यही करते थे आपस में एक एग्रीमेंट के थ्रू, दैट इज बोल्ड म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, एंड जो बिजनेस का जो भी रिजल्ट होता था वो ये लोग क्या करते थे, शेयर करते थे। अब धीरे धीरे जब और ग्लोबलाइजेशन बढ़ गई, मॉडर्नाइजेशन बढ़ गई, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, प्रोडक्शन काफ़ी बल्क स्केल पे होने लग गया, तो अब बिजनेस का साइज और बड़ा होने लग गया। बिजनेस का साइज काफ़ी बड़ा होने लग गया। अब जब बिजनेस का साइज काफ़ी बड़ा होने लग गया, बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन खाली लोकल या नेशनल नहीं रह गया, अब बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल का भी हो गया, है ना। तो देखो यार, जैसे नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर, तो सुबह से लेकर शाम तक कई ऐसे ब्रांड यूज़ करते हैं जो कि एग्जाम्पल है मल्टीनेशनल कंपनीज का। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है देयर। तुम्हारे घर पे जितने इक्विपमेंट्स हैं, LG से लेके सब, गोदरेज से लेके सब, पेप्सी से लेके कोको कोला से लेके सारे के सारे क्या हैं तुम्हारे, सब के सब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। दे आर द कंपनीज, यस दे आर द कंपनीज। इवन तुम्हारे घर जो जिस चीज़ से बना हुआ है ना, जो सीमेंट और ये छड़ और लोहे की लगती है, वो सब भी क्या, दे आर ऑल्सो द मल्टीनेशनल कंपनीज। स्टील के बर्तन, स्टील सब के सारी मल्टीनेशनल कंपनीज एग्जाम्पल हो गए। तो आज की डेट में जो बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन वो लोकल या नेशनल नहीं रह गया, वो क्या हो गया, वो इंटरनेशनल हो गया। अब ऐसे बिजनेस के केस में काफ़ी ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट थी, है ना।
तो अब यहाँ पे सर अगर मैं तुमसे बात करूँ कंपनी की, तो प्राइवेट और पब्लिक के कॉन्सेप्ट तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे सर अनलिमिटेड ओनर्स हो सकते हैं। ओनर 1 2 50 100 नहीं, अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, बस जिस लोगों ने क्या किया, जिन लोगों ने कंपनी को फंड प्रोवाइड किया, कैपिटल प्रोवाइड किया, वो क्या बन जाएगा, वो कंपनी का बन जाएगा मालिक। जिस भी इंडिविजुअल ने क्या किया, कंपनी को कैपिटल, कैसे कैपिटल प्रोवाइड करेगा वो थोड़ी देर बाद तो समझेंगे। लेकिन अब तो यहाँ पे ओनर क्या हो गया, यहाँ पे एक ओनर, यहाँ पे 50 या मैक्सिमम 100 ओनर हो सकते थे, मैक्सिमम 50, उसको एक्सटेंड किया जाता था 100 तक। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अनलिमिटेड ओनर हो गए। यस, अनलिमिटेड ओनर यहाँ पे हो गए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई सर, वो ओनर बनते कैसे, जिसने कैपिटल लगा दिया। कैसे लगा दिया कैपिटल, उसके टर्म है शेयर्स। शेयर्स खरीदा, कैपिटल लगाया। अभी थोड़ी देर बाद उसको डिस्कस करेंगे। जिसने कैपिटल लगा दिया, लोग कंपनी में पैसा कैसे लगाते हैं, कैपिटल कैसे देते हैं कंपनी को, बाई परचेजिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तुमने क्लास 11 में पढ़ा भी है, अभी इस पर और प्रकाश डालते हैं। अब तो जरा और ध्यान से देखो, अब कंपनी क्या करेगी, इसी कैपिटल को इन्वेस्ट करेगी, बिजनेस करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी। जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट इन्हीं लोगों के बीच में, मालिकों में बांटा जाएगा, है ना। और प्रॉफिट जो बांटा जाएगा किस टर्म में बांटा जाएगा, जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता ना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओनर इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। किस टर्म से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो डिविडेंड से टर्म में प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ओनर्स के बीच में बांट देंगे। याद रखना, टर्म इज व्हाट, टर्म इज डिविडेंड। अब अगर तूने सोल ट्रेड में देखा, तो सोल ट्रेड में यही इंडिविजुअल क्या कर बिजनेस में कैपिटल लगाता तो बिजनेस को मैनेज करता था। पार्टनरशिप के केस में पार्टनर क्या करता है, बिजनेस को मैनेज और कंट्रोल करते थे। लेकिन सोल ट्रेड के केस में सर, अब यार कंपनी के अनलिमिटेड हजारों लाखों शेयर होल्डर हो सकते हैं। अगर हजारों लाखों लोग एक कंपनी को मैनेज करने पहुंच गए, तो कंपनी का मैनेजमेंट हो पाएगा कि मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। आप ध्यान से समझो इस चीज़ को। कंपनी का मैनेजमेंट, यार एक ही जगह पे हजारों लोग इकट्ठा हैं, सबका अलग अलग ओपिनियन है, और सब अपना ओपिनियन दे रहा है, कह रहा मेरी कंपनी मेरा ओपिनियन मानो, दूसरा कह रहा मेरी कंपनी मेरा ओपिनियन मानो, तो कंपनी का क्या होगा, मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, है ना। वही कन्फ्यूजन, क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसी मुश्किल है, वही बात बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे सर ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और कंपनी के प्रॉफिट में शेयर लेते हैं, लेकिन मैनेजमेंट इनका नहीं होता। इन्हीं में से कुछ लोग इलेक्ट होकर आते हैं, है ना, हम उनको बोलते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कंपनी का क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते। सारे शेयर होल्डर्स नहीं, सारे शेयर होल्डर्स में कुछ शेयर होल्डर होते हैं जिनको बोलते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर, दैट कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओ, ये सब क्या होते हैं, ये सब इन्हीं के द्वारा इलेक्ट किए गए लोग होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं भाई मेरे पास क्वालिफिकेशन शेयर से मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इलेक्ट होकर, इनके द्वारा चूज होकर, जिनको बोलते हैं जनप्रतिनिधि, तो इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं और क्या करते हैं, कंपनी को मैनेज करते हैं। ये लोग मिलके, ये लोग ओनर हैं, इनके पास भी शेयर्स है, तभी ये मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, अदरवाइज मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन शेयर्स मतलब समझो कि कौन लोग यहाँ से यहाँ पे आ पाते हैं, जिनके पास मेजॉरिटी शेयर, मोटी बात यही है, जिनके पास मेजॉरिटी शेयर होता है। मैं तुमको कहीं परसेंटेज बताऊंगा, आज फिलहाल समझो, ऐसे लोग जिनका सबसे ज़्यादा शेयर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाते हैं वोटिंग के थ्रू। ठीक है, और वो यहाँ पे आ जाते हैं, रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं क्या, कंपनी को मैनेज करते हैं अपने एफर्ट से। अच्छा, क्योंकि इनके पास भी कंपनी के शेयर्स होते हैं और इनको क्या मिलेगा, उसी शेयर्स प्रॉफिट का एक पोर्शन डिविडेंड मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, ये मैनेजमेंट करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं ताकि कंपनी का प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता जाएगा उतना ज़्यादा इन लोगों को क्या मिलेगा, इन लोगों को उतना ज़्यादा डिविडेंड मिलता जाएगा, है ना। तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी, हमको ये नहीं पढ़ना है, हमने कंपनी तो अंडरस्टैंड कर लिया कि सर फॉर्म्स बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट थी, है ना, और वो जितना फंड की जरूरत थी वो एक आदमी पूरा नहीं कर पाता था, है ना। तो उसलिए क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, लोगों से पैसा मांगना शुरू किया, कहा भैया तुम पैसा लगाओ, मालिक बन जाओगे। कैसे पैसा, जो पैसा लगाना चाहते हो क्या बन जाएंगे, वो कैसे पैसा लगा सकते हैं कंपनी में, वो कंपनी में पैसा लगा सकते हैं बाई परचेजिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो हमारा जो आज का चैप्टर है ना, वो क्या है, वो शेयर्स ही है। शेयर्स में हमको पढ़ना है कि एक्चुअली चैप्टर में हमको पढ़ना है कि जब कंपनी, कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करके मार्केट में फंड रेज करती है, कोई भी कंपनी जब मार्केट में शेयर इशू करके फंड रेज करती है, तो वो फंड को रेज करते समय क्या एंट्रीज पढ़ेंगे, क्या अकाउंटिंग होती है, कैसे अकाउंटिंग करते हैं। भाई मैंने हज़ारों लोग से पैसा रिसीव किया, मान लो कंपनी है, हमने हज़ारों लोग से पैसा रिसीव किया, तो मुझे इस चीज़ का हिसाब किताब रखना पड़ेगा ना कि कितना पैसा रिसीव किया, कितना पैसा रिसीव करना बाकी। हो सकता है कोई ऐसा इंडिविजुअल हो जिसने पूरा पैसा ना दिया हो, वो किस्तों में पैसा दे रहा हो,
तो मुझे इसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो हमको क्या सीखनी है, हमको वही अकाउंटिंग सीखनी है, ठीक है, कि शेयर इशू करके जब कंपनी फंड रेज करती है ना, तो हमको उस समय क्या क्या अकाउंटिंग होगी, वो सारी अकाउंटिंग क्या करनी है यहाँ पे सीखनी है, कितना फंड कंपनी के पास आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, हमको इस सबका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना सीखना है। नो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब आप ध्यान से उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है, कि सर कोई कंपनी है मान लो जिसको इस्टेब्लिश होने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए मान लो सर 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है। मैं इसको एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा देखता हूँ। कोई कंपनी है, ठीक है, जिसको स्टार्ट होने के लिए ये पार्टनरशिप, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने तुमसे बात करनी किसकी, कंपनी की। कोई कंपनी है जिसको स्टार्ट होने के लिए, कंटिन्यू होने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है सर, 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। हम 1 करोड़ भी कर सकते हैं, फिलहाल 10 लाख ठीक है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब कंपनी ने डिसाइड किया भैया हम क्या करेंगे, हम पैसा किससे रेज करेंगे सर, जनरल पब्लिक से रेज करेंगे। कैसे रेज करेंगे, अपने शेयर्स उनको देंगे, उनसे फंड रेज करेंगे। मेरी बात ध्यान समझना। अब कंपनी को 10 लाख की जरूरत थी, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने इस 10 लाख रुपए के टोटल कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट्स में 10-10 रुपए की यूनिट्स में डिवाइड कर लिया। 10 लाख की जरूरत थी, ठीक है, कंपनी कह रही है कि हम इसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, कितने वाली, 10-10 रुपए वाली। तो सर टोटल कितनी यूनिट्स बन गई कंपनी की, कंपनी की 1 लाख यूनिट्स बन गई ना। ये जो 1 लाख यूनिट्स बन गई, यही क्या है, यही शेयर्स हैं। 1 लाख यूनिट्स बन गई। अब कंपनी यही 1 लाख यूनिट क्या करेगी, यही 1 लाख यूनिट जनरल पब्लिक को इशू कर दे, 1 यूनिट पर 10 रुपए ले, तो 1 लाख यूनिट इशू करके कितना पैसा रेज कर लेगी कंपनी, 10 लाख रुपए रेज कर लेगी। अब मेरी बात ध्यान से समझो कि जो कंपनी को 1 लाख यूनिट बेचने हैं मार्केट में जनरल पब्लिक में, तुमने इसका पूरा प्रोसीजर पढ़ा हो क्लास 11 में, है ना, प्रॉस्पेक्ट इशू करेगी, फिर दुनिया भर के तामझाम है। मैं अभी वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, मुझे अकाउंटिंग सीखनी है, हम लोग को अकाउंटिंग यहाँ पे सीखनी है, तो मैं उसकी बात तुमसे करता हूँ। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी को पता था कि भैया 1 लाख यूनिट सब बेचेंगे, 1 यूनिट 10 रुपये की होगी, तो हमारे पास 10 लाख रुपये आ जाएंगे। कंपनी ने मार्केट में एडवर्टीजमेंट प्रॉस्पेक्ट इशू किया, ठीक है। अब प्रॉस्पेक्ट इशू किया और कंपनी बताया कि कंपनी है, कंपनी का नाम को रख लो XYZ लिमिटेड। कंपनी ने इशू का प्रॉस्पेक्ट वहाँ लिखा, कंपनी XYZ लिमिटेड इशू 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ ₹10 ईच, दोज हू आर इंटरेस्टेड कैन अप्लाई फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने लिख के बता दिया कि भैया एक कंपनी है जो क्या करे, जो 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रही है, जहाँ पे एक इक्विटी शेयर कितने का है, वो 10 रुपए का है। जो लोग इंटरेस्टेड वो क्या करें, वो शेयर्स के लिए अप्लाई करें, पैसा पे करें कंपनी को और शेयर्स लेके चले जाएं, ठीक है। और जितना वो पैसा पे करेंगे जी, तो मैं ये कह रहा था कि अब जो लोग क्या करेंगे, शेयर्स खरीदेंगे, हमको 10 रुपये के साथ से पे करेंगे और मेरे पास 10 लाख रुपये आ जाएगा। अब मान लो कोई थे मिस्टर ए, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कहा भैया को 10,000 रुपये दे दो। मिस्टर बी, जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। मिस्टर सी, उन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। मिस्टर डी, उन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, ठीक है। अगर ये लोग 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो तुम जरा ध्यान से उसको देखो, तो कंपनी के कितने शेयर्स बिक गए, कंपनी के टोटल 1 लाख शेयर्स बिक गए, है कि नहीं। अगर मिस्टर ए एक बार में अपने 10,000 शेयर पर 10 रुपये के हिसाब से पैसा पे कर दें, ये सारे लोग अपने शेयर्स पे क्या करें, पैसे एक बार में पे कर दें, तो देखो कंपनी के पास कितना पैसा आ जाएगा। यहाँ पे 1 लाख रुपए कंपनी ने रिसीव किया मिस्टर ए से, बी से कितना रिसीव किया, 2 लाख रुपए, है ना। सी से कितना रिसीव किया, 3 लाख रुपए, डी से कितना रिसीव किया, 4 लाख रुपए, और टोटल कंपनी के पास कितना पैसा आ गया सर, ये 1 लाख शेयर्स थे एट अ प्राइस ऑफ ₹10 ईच, और कंपनी में टोटल कितना पैसा आ गया, कंपनी में टोटल आ गया 10 लाख रुपीज। दीज आर नंबर ऑफ शेयर्स, 1 लाख का था नंबर ऑफ शेयर, और 1 लाख शेयर्स को जब कंपनी ने मार्केट में इशू किया, किसको इशू कर दिया, ए बी सी और डी को, तो कंपनी से कितना पैसा आ गया, कंपनी के पास टोटल 10 लाख रुपए आ गए। यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही ना। तो दिस इज हाउ कंपनी कैन रेज मनी, ठीक है, बाय द इशू ऑफ शेयर्स। कुछ नहीं किया, शेयर्स कुछ है नहीं यार, एक्चुअली कंपनी ने डिसाइड कर ली कि 10 लाख रुपए चाहिए, उसके 10 रुपए की यूनिट डिवाइड कर ली, 100 की हो सकता है,
कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में एक शेयर 10 रुपये का है, एक शेयर 100 का भी हो सकता है, एक शेयर 1000 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई जनरली कंपनी क्या करती है, मल्टीपल्स और 10 में शेयर्स के प्राइस को डिसाइड करती है, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो, है ना। तो कंपनी ने क्या किया, शेयर्स के प्राइस डिसाइड कर लिए 10-10 वाले, तो कितनी यूनिट्स बन गई, 1 लाख यूनिट्स। 1 लाख यूनिट मतलब जैसे अब मिस्टर ए ने क्या किया, 10,000 शेयर्स के अप्लाई किया, तो कंपनी एक कागज पे, कंपनी का एक सर्टिफिकेट होता है, उस पर लिखेगी कंपनी इशूइंग 1 लाख शेयर्स टू मिस्टर ए, 1 लाख इक्विटी शेयर्स टू मिस्टर ए ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, एंड रिसीविंग द सम ऑफ दिस मच। कंपनी अपना स्टैम्प देके क्या करे, ए को, मिस्टर ए को वो सर्टिफिकेट, वो कागज़ का टुकड़ा दे देगी, और उस कागज़ के टुकड़े के बदले में कंपनी उससे कितना रिसीव कर लेगी, 1 लाख रुपये रिसीव कर लेगी। अब क्योंकि कंपनी ने एक कागज़ पे सब कुछ लिख के क्या कि मिस्टर ए को हैंड ओवर कर लिया है, वो जो कागज़ पे लिखा है ना, जिस पर कंपनी का मोहर है, कंपनी का कॉमन सील है, कंसर्न पार्टीज का साइन है, उसको बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। कंपनी ने वो शेयर सर्टिफिकेट को किसको दे दिया, मिस्टर ए को दे दिया, और मिस्टर ए क्या बन गया, कंपनी के ओनर बन गए, मालिक बन गए। ठीक है, उन्होंने, कंपनी ने सर्टिफिकेट दे दिया मिस्टर ए को, और ए ने कितना पैसा दे दिया कंपनी को, ए ने सर 1 लाख रुपये कंपनी को दे दिया, और 1 लाख रुपये से मिस्टर ए क्या बन गया, कंपनी के मालिक बन गए, बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, बिकॉज ही इज हैविंग द शेयर्स। जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, वही शेयर सर्टिफिकेट शेयर कहलाता है। हमने जिसको सर्टिफिकेट इशू कर दिया वो क्या बन गया, कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है, मालिक बन जाता है। मिस्टर बी इज ऑल्सो हैविंग अ शेयर सर्टिफिकेट ऑफ रुपीज हाउ मच, 2 लाख, and he become the owner of the company by the amount of rupees 2 lakh. In the same way, C and D are also the shareholders of the company because they are having the share certificate, means shares worth rupees how much, 3 lakh and 4 lakh. ठीक है, तो उन्होंने पैसा कंपनी को क्यों दिया, इसलिए दिया कि कंपनी इस 10 लाख रुपए को क्या करेगी, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी, उसको मल्टीप्लाई करेगी, इन्वेस्ट करके पैसे प्रॉफिट अर्न करेगी, और जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी ना, उसी प्रॉफिट का एक पोर्शन क्या करेगी, ए बी सी और डी के बीच में बांट देगी बाय वे ऑफ व्हाट, डिविडेंड। होपफुली क्लियर है। कई बार शेयर होल्डर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा मुश्किल होता है कि वो शेयर्स पे पूरा पैसा एक साथ पे कर दें। माइट भी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है ना, मिस्टर ए को 1 लाख रुपये एक साथ देने में तकलीफ हो, और मिस्टर डी को 4 लाख रुपये एक साथ देने में क्या तकलीफ हो सकता है ऐसा। तो कई बार कंपनी क्या करती है, कंपनी को भी पूरा पैसा एक साथ कंपनी ने ले लिया, लेकिन कंपनी को एक साथ पूरे पैसे की जरूरत पड़ने वाली नहीं है ना। 10 लाख रुपए के इकट्ठे धीरे धीरे जरूरत पड़ेगी ना, जैसे जैसे काम अराइज करेगा वैसे वैसे पैसे की जरूरत पड़ती जाएगी, ऐसा होता है। तो कंपनी भी कई बार क्या करती है, कंपनी भी सर अपने ये जो शेयर्स के प्राइसेस ना, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, जो शेयर्स के ओरिजिनल प्राइस होता है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। शेयर्स समझ आ गया, कैन यू डिफाइन शेयर्स, ऑफ कोर्स सर, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी divided into units of small denomination is known as shares. This is the total capital of the company and this is divided in the units of small denomination of rupees 10 each, and जो हमको मिल गया वो क्या है, वही शेयर्स है। 1 लाख शेयर हो गए, टोटल कैपिटल 10 लाख, यूनिट्स कितनी, स्मॉल डिनोमिनेशन कितने वाले शेयर्स हैं, 10 रुपये के, उनकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो हमको कितने शेयर मिल गए, 1 लाख शेयर मिल गए। यही तरीका है शेयर्स को डिफाइन करने का, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन इज नोन एज शेयर्स। और हमने एक चीज़ तुमको और सिखाई थी क्लास 11 में, शेयर्स की बढ़िया डेफिनेशन, बढ़िया वाली, वो क्या थी, वो तो हम कहते थे दैट शेयर्स इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो टोटल कैपिटल है, उस कैपिटल में जो हिस्सेदारी है, एक हिस्सेदारी 1 लाख है, बी की 2 लाख है, सी की 3 लाख है, 4 के डी लाख है, तो शेयर्स इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी के कैपिटल में जो हिस्सेदारी है ना, वही क्या, वही शेयर्स है। तो दोनों तरीका है शेयर्स को डिफाइन करने का। मुझे सेकेंड वाली डेफिनेशन थोड़ी सी पसंद है, थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन तुमको भी समझ आ रहा है। शेयर इज व्हाट, शेयर इज अ शेयर, ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर और डी का शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी के कैपिटल में जो ओनर्स होते हैं उनकी जो हिस्सेदारी है वही क्या, वही शेयर्स है। दूसरी डेफिनेशन तुमने देख ली, दैट द टोटल कैपिटल डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन एंड सच डिनोमिनेशंस आर नोन एज व्हाट, शेयर्स। ठीक है, तूने एक टर्म और सीख लिया कि सर जो शेयर्स की ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, जिसपे शेयर्स को इशू किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। कई बार उसको नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू ही होता है। होपफुली क्लियर हो गया। अब मैं तुमसे आगे बात कर रहा था, तो मैंने तुमसे ये कहा कि भाई कई बार शेयर होल्डर्स के लिए तकलीफ वाली बात होती है कि वो इकट्ठे 10 रुपये पूरा फेस वैल्यू एक साथ पे कर दें, और कंपनी को भी पूरे पैसे की जरूरत एक साथ होती नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट करने के लिए इस टोटल फेस वैल्यू को डिवाइड कर देती है छोटी छोटी यूनिट्स में। ठीक है, कंपनी कहती है भाई ये तुम एक 10,000 शेयर लेना चाहते हो, एक है हाँ सर लेना चाहते हैं,
कंपनी कहेगी एक शेयर 10 रुपये का, तुम 10 रुपये एक साथ नहीं पे कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम इस 10 रुपये को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे। एक बार 2 रुपये पे कर देना, एक बार 3 रुपये पे कर लेना, एक बार 4 रुपये पे कर लेना, और एक बार क्या करोगे, जो बाकी बच जाएगा 4 3 7 8 9 और 1 रुपया लास्ट में पे कर देना। ठीक है, कहा कि भाई इकट्ठे 10 रुपये ना पे करो, 10 रुपये करने छोटे छोटे यूनिट्स करने, कुछ भी कर सकते हैं, मैंने ऐसे नंबर लिख दिया, टोटल 10 आना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, मैंने यूनिट्स लिख दिए। ठीक है, अब इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। इसमें भी रूल लगता है। ठीक है, वो मैं तुमसे आगे बात करूंगा, अभी फिलहाल समझो, है ना। जो फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू को छोटी छोटी हमने डिवाइड कर दिया, उसको निकाल दिया। जो सबसे पहले हम लेते हैं किस तरीके से, इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन। दूसरा फिर कैसे मांगते हैं हम, अलॉटमेंट। तीसरा फर्स्ट कॉल, और चौथा पैसा कैसे मांगते हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो कंपनी ने कहा शेयर होल्डरों, तुमको एक साथ 10 रुपये पे करने में हो सकता है तकलीफ हो, तो तुम 10 रुपये भी किस्तों में पे करो। एक बार पहले दे दो, सबसे पहले क्या, एप्लीकेशन मनी 2 रुपये का मान लो। फिर तुम क्या दो, तुम दे दो अलॉटमेंट मनी कितने का, 3 रुपये का। फिर तुम दो पे कर दो फर्स्ट कॉल मनी 4 रुपये का। और तुम फिर अंत में जो बचा हुआ है, सबसे अंत में 3 4 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जब हमको जरूरत होगी तब मांगेंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं मांगेंगे। कौन सा, फाइनल। तो इस तरह के शेयर होल्डर को भी सहूलियत हो जाती है, क्योंकि उसको पूरा पैसा 1 लाख एक साथ नहीं देना भाई को। ए पहली बार में 10,000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से कितना देगा, अगर मैं ए की वर्किंग को दिखाऊं तो देखो, ए से कंपनी को कितना चाहिए था, 1 लाख चाहिए था, है ना। अब कंपनी 1 लाख ए से कैसे ले रही है, ए 10,000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 20,000 एक बार ले रही है। ए बार 10,000 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से कितना ले ली, 30,000 ले रही है। ए बार 10,000 शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से 40,000 ले रही है ए से। और फिर अंत में क्या करी, कह रही ए 10,000 शेयर पर 1 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये और दे दो। अब देखो ए अभी भी कितना पे करा टोटल, तो 30 40 50 40 90 10 100, 1 लाख रुपए। अभी भी ए कंपनी को 1 लाख रुपए दे रहा है, लेकिन इकट्ठे 1 लाख रुपए नहीं दे रहा। कैसे दे रहा है, वो किस्तों में दे रहा है। एक बार 20,000, फिर 30,000, फिर 40,000 और फिर लास्ट में 10,000। तो ए को भी फैसिलिटी होगी, थोड़ी सहूलियत होगी। कंपनी को भी क्या होता है, कंपनी को 10 लाख रुपए इकट्ठा ना मिलकर धीरे धीरे पैसा मिलता है। तो जैसे जैसे काम राइज करता है, वैसे वैसे कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मांगती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कंपनी को इनिशियली सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए की जरूरत थी। ठीक है, तो कंपनी क्या कहेगी, कंपनी के शेयर होल्डरों, अपने 1 लाख शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से कितना दे दो हमको, 2 लाख रुपए पे कर दो। सबसे मांग रही है ना कंपनी यहाँ पे, तो 1 लाख की वर्किंग देखना है। 1 लाख शेयर पे 2 रुपये के साथ 2 लाख रुपए दे दो। तो शेयर होल्डर ने 2 लाख रुपए का पेमेंट कर देना सबने मिलके। ए 20,000 का पेमेंट करेगा, बी 40,000 का पेमेंट करेगा, सी 60,000 रुपये का पेमेंट करेगा, और डी 80,000 रुपये पेमेंट करेगा। तुम सारे अमाउंट को जोड़ो, देखो 2 लाख आ जाएगा। तो कंपनी के एक बार 2 लाख मिलकर कंपनी 2 लाख अपनी वर्किंग करेगी। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद कंपनी को पैसा जरूरत पड़ता है, कंपनी के शेयर होल्डर हो, अब अलॉटमेंट का पेमेंट कर दो। तुमने एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया, अलॉटमेंट का पेमेंट कर दो 4 रुपये के हिसाब से। तो शेयर होल्डर का अपने 1 लाख शेयर पे 4 रुपये के 3 रुपये के हिसाब से। तो कंपनी कहेगी अलॉटमेंट पेमेंट कर दो 3 रुपये के हिसाब से। तो शेयर होल्डर क्या करेंगे, अपने 1 लाख शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 3 लाख का पेमेंट कर देंगे। किस चीज़ का, अलॉटमेंट का। ठीक है, फिर जब कंपनी को आगे जरूरत पड़ेगी, तो कंपनी के शेयर होल्डर अपने 1 लाख शेयर पे तुम 4 रुपये का फर्स्ट कॉल का पेमेंट कर दो। तो 1 लाख पे 4 रुपये के साथ कितना पे करेंगे, 4 लाख रुपए। ठीक है, और फिर जब कंपनी को एकदम अंत में जरूरत होगी, वाइंडिंग अप के टाइम में, जनरली ये वाला पैसा कंपनी कम मांगती है एट ए टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में जब कंपनी बंद होने वाली होती है तब। तो कंपनी को जब जरूरत होगी वाइंडिंग अप टाइम पे, तो कंपनी कहेगी भैया अपने 1 लाख शेयर पे फाइनल कॉल 1 रुपये की पे कर दो। तो शेयर होल्डर क्या करेंगे, 1 रुपया 1 लाख रुपया मिल जाएगा कंपनी को। तो इस तरह से कंपनी कितना पैसा फिर से टोटल मार्केट उठा लेती है, 10 लाख रुपया। देख लो इनको टोटल को 10 लाख आ रहा है, 10 लाख यहाँ पे भी आ रहा था। होपफुली मेरी वर्किंग क्लियर है। हमने यही सीखना है कि कंपनी ये तो पैसे रिसीव कर रही है शेयर होल्डर से अलग अलग टाइम पे, तो पैसे रिसीव करते समय कंपनी क्या एंट्री पास करेगी, इसको कैसे रिकॉर्ड करेगी। अच्छा, क्या सारे शेयर होल्डर इतने अच्छे हो सकते हैं कि हम पैसा मांगते हैं वो देते चले जाए से। हो सकता है कोई शेयर होल्डर पैसा ना दे, अलॉटमेंट टाइम पे हमने मांगा कि भैया अलॉटमेंट का पेमेंट कर दो, उसने अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया। वो अलॉटमेंट पेमेंट कब करता है, फर्स्ट कॉल के साथ करता है। हो सकता है कोई ऐसा डिफॉल्टर हो जो अलॉटमेंट का पेमेंट ना करे, फर्स्ट कॉल का पेमेंट ना करे, सेकंड एंड फाइनल कॉल पेमेंट भी ना करे, है कि नहीं। तो हमको उसकी भी अकाउंटिंग सीखनी होगी। और अगर लगातार शेयर का पेमेंट नहीं करता, तो ऐसे लोग को हम शेयर को क्या करेंगे, ऐसे लोगों के शेयर को हम कैंसिल कर देंगे, जैसे नॉन एज फॉर फ्यूचर, वो आगे की बात है। ठीक है, तो सर ये हमारी पूरी पूरी कंडीशन है फॉर द इशू ऑफ शेयर्स ये। और इसी की हमको एंट्री सीखनी है कि हम क्या एंट्री करेंगे। आपको पहले ये देखना है कि कंपनी अपने शेयर्स पे फेस वैल्यू, अभी तो हम यही मानेंगे कि पूरी फेस वैल्यू कंपनी एक साथ नहीं मांगेगी। कंपनी पैसे कैसे मांगेगी सर, फेस वैल्यू को कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसमें, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है,
पहले कंपनी क्या कहेगी भैया एप्लीकेशन का पेमेंट कर दो, ठीक है। उसके बाद जब कंपनी को आगे ज़रूरत होगी, पहले कंपनी ने एप्लीकेशन मांगा, फिर जब कंपनी को आगे ज़रूरत हो कंपनी कहेगी भैया हम अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, अलॉटमेंट आपसे मांग रहे हैं, चलो अलॉटमेंट पेमेंट करो। फिर जब ज़रूरत होगी फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल, इस तरह से कंपनी पैसे मांगेगी। और बीच में और बहुत कुछ सीखना है, किसी शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया तो उसकी हम एंट्री क्या करेंगे, किसी शेयर होल्डर ने शेयर काफ़ी लंबे समय से पेमेंट नहीं किया तो उनको उसके शेयर को कैंसिल करना, उसकी एंट्री क्या करेंगे, हम ये सब एंट्री सीखेंगे, ठीक है। तो अभी तूने सीख लिया कि भैया कंपनी एप्लीकेशन मांगेगी, अलॉटमेंट मांगती है, फर्स्ट कॉल सेकंड फाइनल कॉल मांगती है, हमको इसी चीज़ की एंट्री देखनी है। अब मेरी बात ध्यान से देखो, तूने यहाँ पे देखा था जब कंपनी को 1 लाख शेयर इशू करने तो कंपनी ने मार्केट में क्या किया, प्रॉस्पेक्ट इशू किया, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस इन एक इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक कि कंपनी इज ऑफरिंग दिस मच शेयर्स इन द मार्केट, दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन अप्लाई फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी इतने शेयर मार्केट में ऑफर कर रही है, जो लोग इंटरेस्टेड वो क्या करें, वो सर एप्लीकेशन मनी का पेमेंट कर रहे हैं और कंपनी के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दें। ध्यान से सुनना। अब सर जब मैंने प्रॉस्पेक्ट, हम कंपनी थे, मैंने जब मार्केट में प्रॉस्पेक्ट इशू किया, अब देखो हमको इसकी जरूरत तो है नहीं, इनको डाल देते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से मेरी बात समझो इस चीज़ को कि हम कंपनी थे और जब हमने क्या किया, मार्केट में प्रॉस्पेक्ट इशू किया, ठीक है, लोगों को इनवाइट किया कि भाई जो लोग इंटरेस्टेड है वो क्या करें, वो अपने शेयर्स पे जितने शेयर वो लेना चाहते हैं, ठीक है, जो जितने शेयर वो लेना चाहते हैं उतने शेयर पे 2 रुपये एप्लीकेशन के हिसाब से पे कर दें, ठीक है। तो जब मैंने प्रॉस्पेक्ट इशू किया तब कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, तो प्रॉस्पेक्ट इशू करने की कोई एंट्री बनेगी ही नहीं। हमने तो प्रॉस्पेक्ट इशू किया ना भाई, मार्केट में इन्विटेशन, लोगों को इनवाइट किया, वो दैट इज नॉट ए मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। जब मैंने प्रॉस्पेक्ट इशू के लोगों को इनवाइट कर दिया तो लोगों ने क्या किया, ए बी सी और डी ने क्या किया, ध्यान से मेरा एग्जाम्पल समझना। ए ने 10,000 शेयर खरीदना चाहता था, बी 20,000, सी 30,000, डी 40,000 शेयर खरीदना चाहता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अपने शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी कंपनी को दे दिया, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2-2 रुपये के हिसाब से, ये 10,000 शेयर लेना चाहता तो इन्हें 10,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। बी 20,000 शेयर लेना चाहता था तो बी ने क्या किया, 20,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से कंपनी के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। सी 30,000 तो 30,000 और डी 40,000 तो 40,000 रुपये के हिसाब से डी ने क्या किया, 2 रुपये के हिसाब से कंपनी के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए। जो ए बी सी और डी ने कंपनी के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए हैं, इज दिस अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और नॉट? यस ऑफ कोर्स दिस इज अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। सिंस इट इज अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन तो हमको इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या हुआ सर, सबसे पहले कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया। इन्विटेशन देने के बाद तुमने देखा जब कंपनी ने लोगों को इनवाइट किया, ऑफर दिया, तो कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, ठीक है। इसलिए अब तुम जानते हो मनी मेजर कि जिन ट्रांजेक्शन को मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं उन्हीं की एंट्री में पास करते हैं, अदरवाइज एंट्री पास करते हैं नहीं है। तो हमने इनवाइट किया लोगों को, वो कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो उसकी एंट्री पास करेंगे नहीं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन्होंने अपने अपने नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से क्या किया सर, एप्लीकेशन मनी कंपनी को डिपॉजिट किया, ठीक है। तो जब उन्होंने कंपनी को डिपॉजिट किया, कंपनी ने पैसा रिसीव किया ना, तो कंपनी देखो एंट्री क्या करती है, पैसा रिसीव करते वक्त कंपनी कहती है, जब पैसा कंपनी ने रिसीव किया तो एंट्री करेगी क्या कंपनी, है ना। देखते हैं फटाक से कंपनी ने पैसा कैसे रिसीव किया, अपने बैंक अकाउंट में। तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया, इसने कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब यार हम ए बी सी और डी, देखो अभी मेरा एग्जांपल मैंने लिया इसमें, इसलिए 4 शेयर होल्डर है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए रियल लाइफ में तो 4 शेयर होल्डर तो नहीं होंगे, हजारों शेयर होल्डर होंगे। क्या सबके नाम कहाँ लिख सकते हैं, टू ए टू बी टू सी टू डी टू डी पूरा, है ना, नहीं लिख सकते, पॉसिबल नहीं है। तो इन सबको रिप्रेजेंट पता है कौन करता है इस स्टेज पे, जब इन्होंने एप्लीकेशन मनी का पेमेंट किया तो इन सबको रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन। इन सारे शेयर होल्डर्स को एक साथ जब उन्होंने जिस चीज़ का पेमेंट किया वही अकाउंट उनको रिप्रेजेंट करने लगेगा। अगर द शेयर होल्डर आर मेकिंग पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन तो उनको एप्लीकेशन रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। अगर कंपनी ने उनसे अलॉटमेंट मांगा तो उनको अलॉटमेंट रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। अगर कंपनी ने उनसे कॉल मांगी तो उनको कॉल रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, यहाँ से देखो, लेकिन इस बार जब कंपनी ने पैसा रिसीव किया तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया, इसलिए बैंक को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और इस बार इन सारे शेयर होल्डर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, इस बार इन सारे के सारे शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था शेयर एप्लीकेशन, है ना। तो अगर उन्होंने, हम कंपनी थे, अगर ए बी सी और डी ने मुझे पैसा दिया, ठीक है, तो दे आर द पर्सनल अकाउंट एज पर द रूल ऑफ क्रेडिट द गिवर, हमको इनको क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। लेकिन इनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है शेयर एप्लीकेशन, तो हम किसको क्रेडिट करेंगे, हम सर शेयर एप्लीकेशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
होपफुली क्लियर होगा हम क्या करें। तो तुम ध्यान से देखो, जब कंपनी ने ABCD से पैसे रिप्रेजेंट किया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, इसलिए बैंक को क्या किया, डेबिट कर दिया। और साथ साथ इस बार इनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, शेयर एप्लीकेशन। तो एज पर द रूल ऑफ क्रेडिट गिवर इनको क्रेडिट करना था, और इनकी जगह कौन इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर एप्लीकेशन, इसने हमने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन को कर दिया क्रेडिट। ठीक है, टोटल देखो इन्होंने अपने शेयर पे, इन सबने अपने शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से पे किया ना। अगर इन सबने अपने शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से पे किया, इसका मतलब हमने 1 लाख शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से पैसा रिसीव किया होगा। टोटल इन्होंने 10,000 पे शेयर पे किया, इन्होंने 20 पे, इन्होंने 30 पे, इन्होंने 40 पे। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने टोटल 1 लाख शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से रिसीव किया होगा। तो मैं इंडिविजुअल शेयर होल्डर की वर्किंग ना करके मैं टोटल शेयर्स की वर्किंग कर लेता हूँ कि हमने क्या किया, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से कितना पैसा रिसीव किया, 2 लाख रुपीज। होपफुली क्लियर है ना। अब तुम देखो, जो हमने पैसा रिसीव किया, काहे के लिए रिसीव किया है, सर शेयर्स के लिए। तो एक बात हमेशा दिमाग में, जहन में बैठा लो अपने, कि कंपनी जो भी पैसा रिसीव करती है ना, कंपनी जो भी पैसा रिसीव करती है शेयर होल्डर से, या शेयर इशू करके, कंपनी ने शेयर इशू करके जो भी पैसा रिसीव किया, उस पैसे से कंपनी की शेयर कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ती है हमेशा। वॉट एवर मनी बीइंग रिसीव बाय द कंपनी बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स, this will lead to increase in the liability of the company by the name of shares। शेयर कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ेगी, हमेशा याद रखना। ठीक है, हमने जो भी पैसा रिसीव किया कैसे, हमने मतलब कंपनी ने जो भी पैसा रिसीव किया कैसे, मार्केट में शेयर को इशू करके। तो शेयर को इशू करके जो भी पैसा रिसीव किया गया, उससे कंपनी की एक लायबिलिटी बढ़ेगी, और उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा शेयर कैपिटल। लेकिन तुम अगर ध्यान से देखो तो हमने जो पैसा जो रिसीव किया, उससे हमारी कौन सी लायबिलिटी बढ़ी है, share application is showing the credit balance, and you know from your past experience that if share application is showing the credit balance, so it is short on liability, because liabilities always shows the credit balance। और ठीक है, मैंने पैसा रिसीव किया है इसलिए एप्लीकेशन क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग दैट व्हेनेवर मनी इज बीइंग रिसीव्ड बाय द कंपनी बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स, will leads to increase in the liability by the name of yes शेयर कैपिटल। जब भी कंपनी ने पैसा रिसीव करना कैसे, शेयर इश्यू करके, तो कंपनी की कौन सी लायबिलिटी बढ़ेगी, शेयर कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, और अभी कौन सी लायबिलिटी बढ़ गई है, शेयर एप्लीकेशन नाम की। तो हम पता है क्या करेंगे, हम शेयर कैपिटल नाम के, शेयर एप्लीकेशन नाम की लायबिलिटी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, शेयर कैपिटल में। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम शेयर एप्लीकेशन नाम की लायबिलिटी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, शेयर कैपिटल में। तो आराम से एंट्री पास कर सकते हो। क्या एंट्री होगी, सर शेयर एप्लीकेशन नाम की लायबिलिटी खत्म होगी, लायबिलिटी खत्म होती क्या करते हो, डेबिट। शेयर कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ती क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, यू कैन पास अ वेरी सिंपल एंट्री, दैट इज व्हाट, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पूरा लिखोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड हाउ मच यू रिसीविंग, 2 लाख 2 लाख। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया कि सर जब आप पैसा रिसीव कर रहे थे, शेयर कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ानी थी, तो आपने यहीं पे क्यों नहीं शेयर कैपिटल कर दिया, आपने यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट क्यों किया। अगर डायरेक्ट यहाँ पे क्योंकि तुम देखो, अगर इफ यू डू द कंपैरिजन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड एंट्री, तो इन द फर्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन हमारा क्या था, क्रेडिट था। सेकंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन हमारा क्या था, डेबिट था। डेबिट क्रेडिट इफेक्ट निल हो जाता। तो तुम्हारे दिमाग तुरंत एक क्वेश्चन आ गया कि सर आपने यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन क्यों ओपन किया। मैंने शेयर एप्लीकेशन इसलिए ओपन किया क्योंकि इस बार इनको रिप्रेजेंट भी तो करना था। मैंने पैसा जैसे रिसीव किया उनको भूल जाओगे, उनका रिकॉर्ड भी तो मेंटेन करना होगा कंपनी को। कंपनी ने जिन्होंने पैसा रिसीव किया उनका रिकॉर्ड भी तो मेंटेन करना होगा।